भाई दुबई से आए तो भाई का दोस्त भी साथ आया। मैं उसे पसंद करने लगी तो मम्मी ने उससे मेरा रिश्ता कर दिया। शादी के बाद वो वापस दुबई चला गया, पर वो रोज कहता कि तुम्हारे सोने के बाद मैं तुम्हारे पास होता हूँ। मैं मजाक समझती, पर अचानक मैं प्रेग्नेंट हो गई। घर वालों ने बच्चलन कहकर मार पीट कर घर से निकाल दिया। तो मैं अस्पताल गई, डीएनए करवाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। मैंने क्या समझा और क्या हो गया। पहले तो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, मगर फिर मेरा शादी हो गया था, विदाई नहीं हुई थी और पति भी दुबई में था। मगर फिर भी मैं जब सोकर उठती तो अजीब सा एहसास होता था, मगर मैं तो इस एहसास को समझने से नाकाम थी। बहन तो मेरी कोई थी नहीं जिससे बात करती। मम्मी के साथ मेरा रिश्ता ऐसा नहीं था जिनसे मैं सब कुछ कह डालती, मगर अंदर ही अंदर मुझे यह एहसास हो रहा था कि कुछ है जो बदल गया है, कुछ गलत हो रहा है। मगर क्या, इसका जवाब मैं ढूंढ नहीं पाई थी। मैं जब भी सोकर अपने कमरे से बाहर आती तो मेरा भाई भी मेरी तरफ देखकर हंस रहा होता। पहले पहल तो मैं भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती थी, मगर यह सोचकर रह जाती थी कि भाई मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रहा है। उसकी हंसी में कुछ अजीब सा था। वो प्यार भरी मुस्कुराहट नहीं थी जो अपनों को देखकर लबों पर फैल जाती है। मैं दिल ही दिल में सोचती रहती कि न जाने भाई क्यों ऐसा करता है। क्या मैं उसे मजाक लगती हूँ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा है जिसे देखकर उसकी हंसी निकल जाती है? मैं उन सवालों से तंग आ गई तो एक दिन मैं भाई के पास रुक गई और बोली, भाई आप मेरी तरफ देखकर हंसते क्यों हैं? भाई कहने लगा, हंसता नहीं हूँ बल्कि खुश होता हूँ। तुम मेरे बहुत काम आ रही हो। मेरी तो दुआ है कि तुम जैसी बहन हर किसी को दे। मगर मैं तो सोच में पड़ गई थी कि क्योंकि जब से भाई दुबई से वापस आया था मैं तो उसका कोई काम नहीं करती थी। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मेरा भाई जब पूरे 4 बरस बाद इंडिया वापस आएगा तो मैं उसका खूब ख्याल रखूंगी, उसके सारे काम अपने हाथों से करूंगी। मगर मेरी ध्यान तो उस दिन बढ़ गई थी जब भाई वापसी पर अपने साथ एक दोस्त भी ले आया था। भाई ने मम्मी से कहा था कि उसका दोस्त कुछ दिन हमारे घर रहेगा, फिर वो अपने शहर चला जाएगा। मम्मी ने खुले दिल से कहा कि शिखर, वो तुम्हारा दोस्त है तो समझो कि वो मेरा भी बेटा ही हुआ। उससे कहो कि वो जब तक मर्जी मेरे घर रहना चाहे रह सकता है। भाई मुस्कुरा दिया था, मगर मैं अंदर से खुश हो गई थी। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई गिरी परी लड़की थी जो किसी भी राह चलते लड़के को देखकर दिल दे बैठी थी। मैं बहुत ही वसूलों वाली लड़की थी। मैं कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी और न ही किसी से मोहब्बत की थी। 1-2 रिश्तेदार औरतें चाहती थी कि वो मेरा रिश्ता मांग लें, मगर उनके बेटों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमने किसी बोरिंग लड़की से शादी नहीं करनी, हमें तो चुलबुली सी लड़की चाहिए थी। मैं थी तो चुलबुली और हंसमुख, मगर मैं अपना यह रूप किसी भी ऐरे गहरे लड़के को तो दिखा नहीं सकती थी ना। औरत को मर्द की नजरों की बड़ी पहचान होती है। वो 2 मील दूर खड़े मर्द की नजरों को देखकर भी पहचान लेती है कि वह किस नीयत से देख रहा है। मैं तो खुद को हमेशा ढांक कर रखती थी। इसमें मेरा भी कोई इतना कमाल नहीं था, मगर मेरी परवरिश ही ऐसी थी। मम्मी ने मुझे हमेशा ढके पूरे कपड़े पहनाए थे। वो मुझसे हमेशा यही कहती थी कि औरत नुमाइश की चीज नहीं है, वह तो छुपी हुई महफिल से ही अच्छी लगती है। मम्मी अक्सर मोहल्ले की औरतों के सामने यह कहा करती थी कि मैंने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों की परवरिश में खत्म कर दी है। मुझे खुशी है कि भगवान ने बेटी दी है तो वह भी शर्मो हया वाली, और जो बेटा दिया है वह भी बहुत शरीफ है। मैंने जब रमेश को देखा तो पहली नजर में ही मैं दिल दे बैठी थी। अब दिल देने का मतलब यह भी नहीं है कि मैं उससे हंस हंस कर बातें करती थी या फिर बन सवर कर उसके सामने आ जाती थी। भाई का दोस्त मुझे अच्छा लगा था तो मैंने खुद को इतनी सी छूट दे दी थी कि मैं किचन के दरवाजे की ओर से छुपकर उसको देख लिया करती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मम्मी कहने लगी, घर का ख्याल रखना, मैं जरा पड़ोस से होकर आती हूँ। मैंने इस बात में सर हाँ में हिला दिया। मैं अपने ध्यान में लगी काम कर रही थी जब मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने रमेश खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। मैं तो उसके चेहरे की तरफ देख ही ना पाई थी। रमेश कहने लगा, यूँ तो सारा दिन मुझे छुप कर देखती हो, आज जब सामने आ गया हो तो चेहरा छुपा गई हो। मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम मुझे चाहती हो? रमेश की बात सुनकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। भला ये क्या तरीका हुआ? कोई ऐसे भी बेशर्मी से सवाल करता है? मैंने तो चेहरा झुका दिया था। वो कहने लगा, तुम्हारे चेहरे की लाली तो इस बात की गवाह है कि तुम मुझे चाहती हो, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम मेरे दोस्त की बहन हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी और शिखर की दोस्ती खराब हो। तुम्हारी हाँ होगी तभी मैं कोई कदम उठाऊंगा। मैं चुप ही खड़ी थी, तभी शिखर भाई की आवाज सुनाई दी। वो मुझे पुकार रहा था। मैं घबरा गई। रमेश भी परेशान हो गया था।
वो बोला जल्दी से बताओ, मैं जा रहा हूँ। मैं बोली हाँ, करना चाहती हूँ मैं शादी। मेरी बात सुनकर रमेश ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ा और किचन से बाहर निकल गया। भाई किचन में आया तो कहने लगा, रमेश को किसी चीज की जरूरत थी क्या? मैंने कहा जी, वो पानी लेने आया था और पानी लेकर चला गया। भाई ने कहा ठीक है, तुम काम करो। थोड़ी देर बाद मम्मी भी घर आ गई थी। मैं और मम्मी दोनों बैठी बातें कर रही थी जब अचानक से भाई के कमरे से लड़ने की आवाज आने लगी थी। रमेश और भाई दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे। मम्मी जल्दी से उठकर भाई के कमरे की तरफ भागी थी। मैं भी उनके पीछे ही गई थी। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं ये लड़ाई मेरी वजह से तो नहीं हो रही। कहीं ऐसा ना हो कि भाई की गैरत को जोश आए और वो मेरा नाम लेने पर रमेश को खत्म कर दें। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने दरवाजे की ओर से देखा तो मम्मी ने दोनों को दूर किया हुआ था और गुस्सा कर रही थी। वो कहने लगी, मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम दोनों दोस्त क्यों लड़ रहे हो? मुझे सारी बात बताओ। तो रमेश कहने लगा, आंटी मुझे सिमरन बहुत अच्छी लगी है, मैं चाहता हूँ कि उससे शादी कर लूं। यह बात मैंने शिखर से की तो वो गुस्सा करने लगा कि तुम मेरे घर में आए हो और मेरी बहन का रिश्ता मांग रहे हो। अगर यह बात मम्मी तक पहुंच गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तो मम्मी कहने लगी, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं क्यों गुस्सा करने लगी? जिसकी बेटी जवान होती है उसके घर तो तरह तरह के रिश्ते आते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी को एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान ने पसंद किया है। अगर तुम्हें मेरी बेटी अच्छी लगती है और तुम उनसे शादी करना चाहते हो तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। मैंने भाई के चेहरे की तरफ देखा था तो लगता था कि जैसे वह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया है। वह कहने लगा, मम्मी मैं शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगा। मैं अपने दोस्त को बहन का रिश्ता नहीं दूंगा। तो मम्मी बोली, क्यों शिखर, ऐसा भी क्या हुआ है? क्या तुम्हें अपने दोस्त में किसी किस्म की कोई खराबी नजर आती है? उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है या इसमें बुरी आदत पाई जाती है जो तुम ये सब कह रहे हो? तो शिखर भाई ने नहीं में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी किसी और जगह हो। तब मम्मी बोली कि शिखर तुम समझने की कोशिश करो, हमने सिमरन की शादी तो करनी ही है। अगर आंखों देखा भला लड़का मिल जाता है तो इससे बेहतर क्या है? मुझे रिश्ता कबूल है। रमेश तुम अपने माँ बाप को ले आओ और रिश्ता मांग ले तो मैं हाँ कह दूंगी। इतना कहकर मम्मी कमरे से बाहर आ गई थी। मम्मी ने मेरी तरफ देखा था तो मैं झट से उनके गले लग गई थी। मम्मी मुस्कुरा दी थी। वो कहने लगी, सिमरन मैंने तुम्हारी आंखों में रमेश के लिए प्यार तो बड़ी पहले ही देख ली थी, मगर मैंने जानबूझकर कभी इस बारे में बात ना की कि अगर रमेश तुम्हें ना चाहता हो तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया है। अगले ही दिन रमेश अपने शहर चला गया था। वो अपने माँ बाप को लेने गया था क्योंकि वो जाते हुए मुझसे कहकर गया था कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। 2 दिन तो रमेश की कोई खबर ही ना थी और फिर चौथे दिन रमेश अपने माँ बाप के साथ आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। अंकल आंटी भी अच्छे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर मेरा रिश्ता मांगा। अंकल मम्मी से कहने लगे, मुझे पता है कि आपका बेटा इस रिश्ते पर राजी नहीं है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि रमेश के दुबई वापस लौट जाने के बाद शिखर अपनी बहन की शादी कहीं और कर दे। तो अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो हम इन दोनों बच्चों का शादी कर देते हैं, बात हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। मम्मी ने कहा, इससे अच्छी और क्या बात होगी। जल्दी से पंडित का बंदोबस्त किया गया था। सिंपल तरीका से शादी हो गया था और विदाई 2 साल बाद होनी थी। मगर जब यह बात शिखर भाई को पता चली तो वो आग बबूला हो गए थे। वो कहने लगे, मम्मी आपको इतनी जल्दी भी किस चीज की है? मम्मी बोली कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करे काजी। शिखर अगर वो दोनों खुश हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम भी बेटा उनकी खुशी में हाँ कह दो। भाई ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया था और फिर वो रिश्ते के लिए रजामंद हो गए थे। मेरा और रमेश का शादी हो गया था। रमेश बेइंतहा खुश था, जबकि मैं भी खुशी से फूले न समाती थी। खैर शादी के बाद रमेश अपने माँ बाप के साथ वापस चला गया था और दुबई जाने से 1 दिन पहले वो हमारे घर आया था मुझसे मिलने। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम मेरी अमानत हो। तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर भी ना देखना। मैं तुम्हें लेने बहुत जल्द वापस आऊंगा और तुम्हें विदा करके अपने घर ले जाऊंगा। तब तक तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। मैंने रमेश से वादा किया था कि मैं हमेशा उसकी ही बनकर रहूंगी। भाई बड़ी गुस्से के साथ रमेश से मिला था। मैं ये सब देखकर परेशान हो गई तो रमेश कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई दिल का अच्छा है। अभी वो मुझसे नाराज है लेकिन यकीन करो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। रमेश वापस चला गया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सुकून अपने साथ ले गया है। कुछ दिन तो मेरे हलक से खाना नीचे उतरता ही नहीं था। मेरा खाना पीना सब हराम हो चुका था। हर वक्त रमेश की याद सताती रहती थी।
एक दिन मैं बड़ी बेचैन सी थी। मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो देखा अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव कर ली। आवाज आई, सिमरन, मैं रमेश हूँ। उस एक आवाज से दिल को सुकून सा मिल गया था। मैं रमेश से शिकवे शिकायतें करने लगी थी कि तुम वहां जाकर मुझे भूल गए थे, मुझसे बात नहीं किया। तो रमेश कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? मैं तो बस 1-2 दिन सेटिंग में लगा रहा तो कॉल नहीं कर सका। अब मैं तुमसे हर रोज बात किया करूंगा। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मैं और रमेश सारा सारा दिन मोबाइल पर बातें करते रहते थे। मम्मी को भी इस चीज की खबर थी, मगर उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की थी। मैं तो मम्मी से डरती थी कि वो पता नहीं क्या सोचेंगी। एक दिन कहने लगी, मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम्हारे पति का फोन आता है। जब वो वापस आएगा तो मैं तुम्हें विदा कर दूंगी। मम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को राहत मिली थी। रमेश मुझे घंटा 2 घंटा फोन पर बात किया करता था और जब कॉल बंद करने लगता तो वो मुझसे कहता, हर वक्त मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम मुझे याद करके उदास ना हुआ करो, मैं तुम्हारे बहुत करीब होता हूँ। मैं उसकी अब बात सुनकर कभी तो हंस देती, कभी हैरान हो जाती कि वो ऐसा क्यों कहता है, जबकि वो तो मेरे पास नहीं होता। मैं तो रात भर सोती रहती और जब सुबह सोकर उठी तो बहुत बेचैन सी होती थी। कुछ अजीब होने का एहसास होता था, मगर मैं सर झटक देती कि यह मेरा वहम है। मैंने महसूस किया था कि जब से मेरा शादी रमेश के साथ हुआ है, भाई मुझसे दूर दूर रहने लगा है और मुझसे अब कोई खास बात भी नहीं करता, बस मेरी तरफ देखकर हंस देता है। एक दिन भाई के पास बैठ गई और कहने लगी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करें, मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई, जब आपकी बीवी घर आ जाएगी तो आपके नाज नखरे वही उठाएगी। भाई के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी थी। वो कहने लगा, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है, तो इस चीज की फिक्र ना करो। मैं भाई की बात सुनकर हंस दी और बोली, एक तो मुझे आपका समझ नहीं आता, आप क्या कहते रहते हैं, न जाने आप इतने घुमा फिरा कर क्यों बोलने लग गए हैं। पहले तो आप सीधी सीधी बात किया करते थे। भाई ने मेरे सिर पर चपात लगाई और कहने लगा, तुम मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करो, बल्कि तुम अपने पति के बारे में सोचा करो। रमेश का जिक्र सुनकर मैं शर्मा गई और उठकर कमरे से बाहर आ गई थी। हमारे मोहल्ले में पड़ोसी के घर कथा थी तो मैं भी मम्मी के साथ वहां चली गई थी। बड़ा अच्छा और सुकून सा माहौल था। ऐसा लगता था जैसे उस कथा में आकर मेरे दिल को सुकून सा मिल गया है। मैं बड़ी खुश थी। कथा खत्म हो गई तो पकवान की खुशबू हर तरफ को फैल गई थी और तभी मेरा जी मिचलाने लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं उठकर बाथरूम की तरफ भागी। मैं उल्टी करके जब वापस आई तो मैंने महसूस किया था कि सब औरतों की नजर मेरी तरफ है और सब मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैली हुई थी और इस चीज से मेरा जी मचल रहा था। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा, उनसे कहा, चलिए घर चले, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मम्मी कहने लगी, बेटा अगर खाना खाए बगैर उठ जाएंगे तो मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी, वो कहेगी कि इसने हमारे घर में खाना क्यों नहीं खाया, थोड़ी देर बैठ जाओ फिर हम चलते हैं। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा था, हार्ट बीट बढ़ गई थी, सांसें थम थम कर आ रही थी। फिर अचानक ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे मुंह पर पानी डाला है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे पता चला कि मैं बेहोश हो चुकी थी और मुझे होश में लाने के लिए उन्होंने मेरे मुंह पर पानी का गिलास उड़ेल दिया था। यह सब देखकर मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। वो मेरे गले लगी और बोली, बेटा क्या हुआ है, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तब एक औरत आगे बढ़कर मम्मी से कहने लगी, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती हूँ, वो मोहल्ले की दाई थी और औरतों के बच्चे वगैरह भी पैदा करवाती थी। वो नब्ज टटोल कर ही ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट वगैरह भी चेक कर लेती थी। वो कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी का ब्लड प्रेशर लो हुआ है, अगर ऐसी बात है तो उसको थोड़ा सा नमक चटा देना, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन पहले एक बार मुझे चेक करने दो, ये ना हो कि ब्लड प्रेशर हाई हो और नमक के इस्तेमाल से उसकी तबीयत और खराब हो जाए। उसने जैसे मेरी नब्ज टटोली तो उसके चेहरे के रंग बदल गए थे। उसने मुझे गौर से देखा, एक बार फिर मेरी नब्ज देखी और फिर मेरे दिल पर हाथ रखकर धड़कन चेक की थी। वो कहने लगी, दीदी जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तो क्या मियाँ बीबी दोनों साथ भी हुए थे? तो मम्मी ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगी, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्यों शक पड़ रहा है कि आपकी बेटी पेट से है। यह बात सुनकर तो जहां मेरी तबीयत बिगड़ गई थी वहीं मम्मी का रंग भी उड़ गया था। मोहल्ले की औरतें फौरन एक दूसरे के कानों में घुसकर तरह तरह की बातें करने लगी थी। मम्मी तो गुस्से में आ गई और दाई से कहने लगी,
हाँ, बस तुम एक ही काम जानती हो, लोगों के बच्चे पैदा करना। बस अब तो तुम्हें हर इंसान ही प्रेग्नेंट लगता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी नब्ज चेक करके कह दो कि बहन तुम भी पेट से हो, जबकि मुझे विधवा हुए 13 साल बीत गए हैं। कमाल की बातें करती हो, अफसोस होता है मुझे तुम पर। न जाने तुम्हें दाई किसने बना दिया। मम्मी ऊंचे ऊंचे बोल रही थी, जबकि मैं तो अंदर ही अंदर से लरज रही थी। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ घर ले गई थी। मम्मी बहुत गुस्से में बैठी थी तो भाई मम्मी से कहने लगा, क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों लाल क्यों हुआ है। मम्मी तो गुस्से में थी, उनको पता ही न चला कि ये बात भाई के सामने करने वाली भी है या नहीं। वो कहने लगी, दिमाग खराब हुआ है दाई का। कहने लगी, मुझे लगता है सिमरन पेट से है। मम्मी तो गुस्से में थी, उनको पता ही ना चला कि ये बात भाई के सामने करने वाली भी है या नहीं। वो कहने लगी, दिमाग खराब हुआ है दाई का। कहने लगी, मुझे लगता है जैसे सिमरन पेट से है। बकवास करती है, कुछ पता नहीं है उसको और बातें बनाती है। यह बात सुनकर भाई के कान खड़े हो गए थे। वो कहने लगा, दाई को क्या जरूरत पड़ी है कि वो झूठ बोले। आपने मुझे यह बात कहकर परेशान कर दिया है। मैं भी नर्स को बुलाकर सिमरन का चेकअप करवाता हूँ। तो मम्मी कहने लगी, शिखर, मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। तुम मेरी बेटी के बारे में यह बात नहीं कर सकते। वो कहने लगा, अच्छा तो दाई क्या झूठ कह दिया है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप जरा इंतजार करें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा भाई इस खबर को सुनकर जोश में हो जाएगा कि उसने नर्स को घर पर ही बुला लिया था। नर्स ने मेरा चेकअप किया तो उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि हाँ भाई, लड़की तो सच में प्रेग्नेंट है। उसके बाद तो भाई उठा और उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगा, बेहया, बदचलन, बुरी औरत, तुमने ये किसके साथ मुंह काला किया है। तुमने हमारे खानदान की इज्जत डुबो दी। इस चीज से पहले तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मर ही जाती। जबकि मम्मी भी चुपचाप खड़ी सारे मंजर को देख रही थी। मैं बोली, भाई ये आप क्या कह रहे हैं, आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। आपको नहीं पता क्या मैं बुरी नहीं हूँ। यह नर्स झूठ बोल रही है। भाई कहने लगा, हाँ, दुनिया का हर बंदा जो हकीकत बताए वो झूठा है और एक तुम हो जो सच्ची हो। क्या बात है तुम्हारी, तुम तो कोई बहुत नेक हो जो हम सबको झुठलाकर तुम्हारी बात पर यकीन करें। भाई तो गुस्से में चीख रहा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। उसका फिर जब गुस्से में बुरा हाल हो गया तो उसने मुझे बालों से पकड़कर धक्का देकर घर से निकाला था। वो कहने लगा, निकल जाओ यहाँ से, जिसका ये बच्चा है उसी के पास जाओ। जबकि मम्मी तो बुत बनी खड़ी थी, वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। मैं खड़ी थी, मम्मी आप कुछ तो कहें। मम्मी फिर भी चुप रही और भाई ने मुझे घर से निकालकर अंदर से कुंडी लगा दी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे वक्त इस तरह से उलट सकते हैं। यह तो एक अजीब सी बात थी। मैं पहले तो दरवाजे के पास खड़ी रोती रही थी। आते जाते लोग मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे, मगर फिर मैंने सोचा कि जब मेरी कोई गलती नहीं है, जब मेरा कोई कसूर नहीं है, तो मैं यहाँ पर खड़ी होकर अपना मजाक क्यों बनाऊं, अपने ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका क्यों दूं। मैं चलती चलती मोहल्ले से बाहर आ गई थी, एक रिक्शा लिया और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंच गई थी। मैंने कहा, मुझे लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना है। उस वक्त मेरे पास कोई कैश मौजूद नहीं था, मगर मैंने जो गले में सोने का हार पहना था, मैं उसको बेचकर अपने चेकअप का पैसा दे सकती थी। मुझे इमरजेंसी में नंबर मिल गया था। मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उसने इस बात को प्रमाणित कर दी कि हाँ, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। अब मेरा दिमाग तो जैसे उड़ गया था। मैंने डॉक्टर से कहा, आप मेरी बात गौर से सुने। इस वक्त हम दोनों के सिवा इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं है। आपको सच बताने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है, मगर मेरा किसी के साथ भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा कि मैं माँ बनने वाली हो जाऊं। मेरी शादी हुआ है और मेरा पति विदेश में है। हाँ, वो अक्सर मुझे फोन पर यह कहता है कि वो मेरे पास होता है, लेकिन वो तो दुबई में है, इसलिए उसकी यह बात मानने वाली नहीं है। जबकि मैं तो रात पर सोई रहती थी और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता। ऐसा लगता कि कुछ बदला है, मगर क्या, मैं यह समझने से नाकाम थी। मुझे अब आप बताएं कि मैं माँ बनने वाली कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर अच्छी थी, मेरी बात को समझ गई। वो कहने लगी, मुझे आपका अंदरूनी तौर पर चेकअप करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि आपके साथ क्या घटना घटी है। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए तो पता चला कि हर रात मुझे नींद की दवा के साथ साथ नशा भी दिया जाता रहा है। यह मामला सिर्फ उतना ही नहीं था, बल्कि और भी संगीन बातें मेरे सामने आई थी। मेरे साथ गलत हुआ था और किसी एक मर्द ने नहीं किया था। न जाने मेरे साथ कब से यह सब होता रहा था और कौन करता रहा। डॉक्टर ने मुझे कहा, यह पुलिस केस है, तुम अपने मुजरिम को खुद ढूंढो या पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करो। मैंने कहा, मैं खुद अपने मुजरिम की तलाश नहीं कर सकती, आप मेरी मदद करें। डॉक्टर ने अस्पताल में एक लेडी कांस्टेबल को बुलाया था। मैंने अपना सारा मसला उनके सामने रख दिया था। वो कहने लगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, हम तुम्हारे मुजरिम को जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं अस्पताल से सीधा घर वापस आई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मम्मी ने ही दरवाजा खोला था। उनके चेहरे पर जमाने भर का गम, गुस्सा था।
मैंने उनसे कोई बात नहीं की और सीधा अपने कमरे में जाकर लॉक लगा लिया था। मैं 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। जब रात को सब सो जाते तो मैं किचन में जाकर कुछ न कुछ खा लेती थी। कुछ दिन बीते तो मम्मी मेरे पास आ गई और रो रही थी। वो कहने लगी शिखर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं हैरान थी कि पुलिस ने भाई को क्यों पकड़ा है। मैं भी मम्मी के साथ थाने पहुंची थी। जो हकीकत मेरे सामने आई थी उसने मुझे दहला कर रख दिया था। पुलिस कस्टडी में भाई ने इस बात को कबूल किया था कि वो तगड़े आदमियों को पैसे लेकर उन्हें मेरे साथ वक्त गुजारने की इजाजत देता था और इस चीज के लिए वो मुझे भी नींद की दवाई खिला देता था और मेरी मम्मी को भी। यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने लेडी कांस्टेबल से कहा कि मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया। तो हमें मुलाकात की इजाजत मिल गई थी। सलाखों के पीछे खड़ा शिखर हंस रहा था। कहने लगा, हाँ, पता चला कि किसी के ऊपर उंगली उठाने का क्या नतीजा होता है। वो मम्मी से बोल रहा था जबकि मैं उन दोनों के चेहरे को देख रही थी। शिखर कहने लगा, मैं 12 बरस का था जब मेरी माँ को पापा तुम्हारे घर लाए थे, मगर तुमने उसे कबूल नहीं किया था। मेरी माँ का सिर्फ कसूर इतना था कि वह कोठी की पैदाइश थी, मगर मेरी माँ बुरी औरत नहीं थी। पापा ने मेरी माँ से दूसरी शादी खुफिया तौर पर की थी, मगर जब उन्हें तुम्हारे पास घर लेकर आए तो तुमने उन्हें अपने घर से धक्के मारकर निकाला था और कहा था कि मेरे घर में किसी तवाइफ के लिए जगह नहीं है। मैं किसी बच्चलन औरत को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। मेरी बेटी पर उसकी मौजूदगी में बुरा असर पड़ेगा। तुम बड़ा शराफत का ढोंग करती थी ना। बताओ, तुम्हारी बेटी घर की 4 दीवारों में रहते हुए भी अब किसी तवाइफ से कम नहीं है। तुम क्या समझ रही थी कि तुम अपनी बेटी पर पर्दे लागू करोगी, पहरे दोगी तो वो पवित्र रहेगी? नहीं, अगर तुम किसी पर उंगली उठा सकती हो तो इसका जवाब तुम्हें मिल सकता है। तुमने मेरी माँ को इतना जलील किया था कि वो इस सदमे से चल बसी थी। पापा मुझे फिर तुम्हारे पास ले आए। तुमने मुझे माँ बनकर पाला। मैंने महसूस किया कि तुमने मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा ध्यान दी थी, मेरा ज्यादा ख्याल रखती थी, मुझे अपना बेटा मानती थी। मगर तुमने जो मेरी माँ के साथ किया था वो मुझे नहीं भूलता था। मुझे तुमसे भी नफरत थी और तुम्हारी बेटी से भी। मैंने यही सोचा था कि मैं बदला लेकर रहूंगा। मैं दुबई से अपने साथ रमेश को भी इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वो तुम्हें प्यार के जाल में फंसाकर घर से भगा कर ले जाए और फिर वो तुम्हें लेकर दुबई आ जाएगा। मैं तुम्हें बेच देता, मगर उसे तुम्हारी मासूमियत भाग गई थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की को घर से नहीं भगाऊंगा बल्कि इसे शादी करूंगा, इसे इज्जत की जिंदगी दूंगा। मैंने दिल में सोचा कि ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो फिर यूं ही सही। इसलिए हर रात तुम लोगों को नशा दे दिया करता और तुम्हारी बेटी के जरिए ढेरों पैसे कमाता था। सिमरन, तुम्हारी वजह से मेरे अंदर जो इंतकाम पल रहा था वो खत्म हो गया और मेरे पैसों की जरूरत भी पूरी होती रही। तुम्हारी माँ ने जो बड़ा बोल बोला था वो भी उसके आगे आ गया। मैं यह बात सुनकर इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं तो पहले से ही कमजोर थी, चकरा कर नीचे गिर गई थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि मेरा बच्चा मर गया है। यह बात सुनकर न जाने क्यों मगर मुझे खुशी हुई थी। मैं किसी ऐसे बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी जिसके बाप का मुझे पता ही नहीं था। मैंने सारी बात रमेश को बता दी थी और उसे कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। तो रमेश ने कहा, तुम कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिसने बुरा किया है उसकी गलती है। मैं कुछ ही दिनों में आकर तुम्हें विदा करके अपने घर ले आऊंगा। फिर रमेश मुझे बड़ी शानो शौकत से विदा करके अपने घर ले गया था। मैं अपनी मम्मी को भी अपने साथ ले गई हूँ। मेरी जिंदगी में सुकून हो गई है, मगर मेरी आत्मा पर जो जख्म लगे हैं वो मुझे अब तक घायल किए हुए हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।